वेलकम बैक टू लॉ विस्टा। इस वीडियो में सेक्शन 15 पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 14 तक हमने सारे सेक्शंस कवर किए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू लॉ विस्टा, क्योंकि यहाँ पे हम सारे सेक्शंस बहुत डिटेल में एग्जाम्पल के साथ कवर करते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सेक्शन 15 बताता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। कुछ बाकी केसेस में टाइम कैसे एक्सक्लूड होगा, ये सेक्शन 15 में पढ़ना है। सबसे पहली बात जो सबसेक्शन 1 बताता है वो क्या कहता है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, किसी सूट के लिमिटेशन का जो टाइम पीरियड है उसको कंप्यूट करते वक्त, या कोई एप्लीकेशन किस लिए है, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, तो जितने टाइम तक जिस सूट का इंस्टीट्यूशन या एग्जीक्यूशन जो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन देखा है उसका हैज़ बीन स्टेड बाय द इंजंक्शन और ऑर्डर, आपका सूट फाइल करने का जो राइट है उसको कोर्ट ने इंजंक्शन के थ्रू कुछ टाइम के लिए रोक दिया है, या जो आप एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन लगा रहे हैं उस पर स्टे आ गया है, जितने टाइम तक वो स्टे या इंजंक्शन कंटिन्यू रहता है, द टाइम ऑफ द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंजंक्शन और ऑर्डर, तो जिस दिन वो इंस्टीट्यूट हुआ, यानी जिस दिन वो इंजंक्शन इशू हुआ या ऑर्डर इशू हुआ वो दिन, और जिस दिन वो विड्रॉ हुआ वो दोनों दिन, और जितने टाइम तक वो कंटिन्यू रहता है वो सारा टाइम कहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा, जब आप ये सूट या एप्लीकेशन के लिए लिमिटेशन का टाइम पीरियड काउंट करते हो। ये हमने प्रोविज़न पढ़ा है। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल के 1 जनवरी 2020 को आप एक एप्लीकेशन करते हैं। आपको एक एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन किस लिए है? फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अब क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए हमें पता है कि आपके पास लिमिटेशन का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 12 ईयर्स है, ये आपको पता है। अब क्या हो जाता है, 1 जनवरी 2020 को एक स्टे आ जाता है, कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ जाता है, जिसमें क्या लिखा होता है कि अब आप 1 जनवरी 2023 तक ये एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, यानी स्टे लग गया है आपकी एप्लीकेशन करने के राइट पर 3 साल के लिए। अब क्या हो जाएगा, जब आप 3 साल पूरा होने के बाद में 12 ईयर्स काउंट करोगे, एप्लीकेशन जब आप करोगे एग्जीक्यूशन के लिए तो आप लिमिटेशन का टाइम पीरियड काउंट करोगे ना, हाँ मुझे 12 ईयर्स में करना है कंप्लीट। तो यहाँ पर आपका ये जो टाइम, यहाँ पर एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस रुक गया था, स्टे लग गया था, ये जो टाइम पीरियड होगा 3 ईयर्स का, वो टाइम पीरियड आपके 12 ईयर्स के टाइम पीरियड में से एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी इसके बाद से आप 12 ईयर्स काउंट करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको यही वाली डेट से 12 ईयर्स काउंट करना है। तो यानी जो बीच में 3 साल आपके यहाँ पे स्टे के टाइम पीरियड में से गायब हो गए, वो आप यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। यही हमें सबसेक्शन 1 बताता है। और जिस दिन ये आपका इंजंक्शन का या स्टे का प्रोसीडिंग शुरू होता है और जिस दिन वो विड्रॉ होता है या ख़त्म होता है, वो दोनों दिन भी इंक्लूड होंगे आपके एक्सक्लूजन के टाइम पीरियड में से। ये हो गया हमारा सबसेक्शन 1। तो आई होप ये सबसेक्शन 1 यहाँ पे क्लियर है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर आप कंप्यूट कर रहे हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट ऑफ विच नोटिस हैज़ बीन गिवन। अब बहुत बार कैसे होता है कि आपको कोई सूट फाइल करने के पहले नोटिस देना पड़ता है, या प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ता है, प्रीवियस कंसेंट लेना पड़ता है गवर्नमेंट का या एनी अदर अथॉरिटी, किसी और अथॉरिटी का। अगर आपको ऐसा है, CPC में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपको कोई सूट फाइल करना है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में, तो आपको गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना पड़ता है, गवर्नमेंट को नोटिस देना पड़ता है। तो जितना टाइम आपको वो नोटिस लेने में लग गया उतना टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा आपके उस सूट के लिमिटेशन पीरियड में से। साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है कि जिस दिन आपने वो कंसेंट के लिए या उस सैंक्शन के लिए अप्लाई किया, जिस दिन आपका एप्लीकेशन हुआ वहाँ पर वो डेट, और साथ ही साथ जिस दिन आपको वो ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट या कंसेंट और सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट मिला, वो दिन भी एक्सक्लूड हो जाएगा। आपने जब आप एक्सक्लूजन के लिए काउंटिंग करते हैं कि इतना टाइम मुझे नोटिस लेने में लग गया तो ये इतना टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा, तो फर्स्ट डे और लास्ट डे भी आप उसमें काउंट करेंगे। यही हमें एक्सप्लेनेशन पार्ट बताता है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सबसेक्शन 3 कहता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। यहाँ पे भी क्या किसकी बात हो रही है? सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री बाय एनी रिसीवर और इंटरिम रिसीवर।
अब यहाँ पे सूट या एग्जीक्यूशन का जो प्रोसीडिंग हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? बाय रिसीवर और इंटरिम रिसीवर अपॉइंटेड इन प्रोसीडिंग ऑफ द एडजुडिकेशन ऑफ अ पर्सन एज एन इंसॉल्वेंट और बाय एनी लिक्विडेटर। तो या तो इंटरिम रिसीवर हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ इंसॉल्वेंसी, या कोई लिक्विडेटर या प्रोविजनल लिक्विडेटर की बात हो रही है। तो जिस टाइम से प्रोसीडिंग शुरू हुई है उसके बाद में अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर या रिसीवर, और उसके बाद 3 महीने होते हैं वो पूरा टाइम एक्सक्लूड होता है। अब जो सबसेक्शन 3 है उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको ये प्रोविज़न बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। सबसेक्शन 3 का एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी होती है और वो कंपनी का जो वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग है, जब कंपनी हम वाइंडिंग अप करते हैं, आपको पता होगा कि कंपनी का वाइंडिंग अप होता है। और फॉर एग्जांपल कि कंपनी की वाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग 1 जनवरी 2020 को शुरू हुई। ओके, उसके बाद में वाइंडिंग अप होता है तो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। ये भी हम, अब लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ 1 जून को, फॉर एग्जांपल 2020। 1 तारीख को जो प्रोसीडिंग है वो शुरू हुई वाइंडिंग अप की, और 1 डे ऑफ जून को लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ। तो जो लिक्विडेटर या जो इंटरिम रिसीवर है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंट पर्सन, तो जो सूट फाइल करेगा या एप्लीकेशन करेगा फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, तो जो कंपनी है, जिस दिन कंपनी का वाइंडिंग अप का प्रोसेस चालू हुआ, जिस दिन लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, और इसके बाद से 3 महीने और, तो कितना टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा? 1 जनवरी से लेकर 1 सितंबर तक। ये जो टाइम पीरियड होगा, ये टाइम पीरियड उस सूट के लिए एक्सक्लूड हो जाएगा। उस लिमिटेशन, जो सूट का लिमिटेशन पीरियड है, उसको काउंट करने के टाइम पे ये टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। ओके, ये सबसेक्शन 3 बताता है। अब हम इसका सबसेक्शन 3 का जो प्रोविज़न है वो पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंट करते हैं आप किसी सूट के लिए या एप्लीकेशन के लिए फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री बाय एनी रिसीवर और इंटरिम रिसीवर और बाय एनी लिक्विडेटर और प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंटेड इन प्रोसीडिंग्स फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। ये किस लिए अपॉइंट हुआ है? इंटरिम रिसीवर, कोई पर्सन इंसॉल्वेंट जब डिक्लेयर कर देता है खुद को कि उसके पास में पैसे नहीं है, तो उसका जो होगा बाकी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चलती है, रिसीवर अपॉइंट होते हैं। ऐसे ही कंपनी का जब वाइंडिंग अप होता है तो लिक्विडेटर या प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट होते हैं। द पीरियड बिगिनिंग विद द डेट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सच प्रोसीडिंग एंड द एंडिंग अप with the expiry of 3 months from the date of appointment of such liquidator as the case may be shall be excluded। तो वो सूट के लिए जो सूट फाइल किया जाएगा बाय द इंटरिम रिसीवर या फिर बाय द लिक्विडेटर, या अगर एप्लीकेशन किया जाएगा एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए, तो जिस टाइम से वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग शुरू हुई और जिस टाइम पर लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ उसके बाद से 3 मंथ्स, ये पूरा टाइम पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा इसके लिमिटेशन के टाइम पीरियड को काउंट करते हुए। तो सबसेक्शन 4 देखते हैं। सबसेक्शन 4 में क्या लिखा गया है? कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट फॉर पोजेशन बाय अ परचेजर। सूट किसने फाइल किया है? सूट फाइल किया है परचेजर ने फॉर पोजेशन एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री द टाइम ड्यूरिंग विच अ प्रोसीडिंग टू सेट असाइड द सेल हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड। ये काफ़ी आपको लग रहा होगा इसमें लिखा हुआ क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल के एक डिक्री के एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो डिक्री है वो रिलेटेड है, पर्टिकुलरली एक घर से रिलेटेड है। अब वो घर का सेल करना पड़ेगा, तो जो डिक्री है उसके टर्म्स पूरे होंगे। अब वो घर को सेल किया जाता है एक ऑक्शन में, ओके, एक ऑक्शन में उसको सेल किया जाता है, और वो ऑक्शन में एक ए पर्सन आता है और वो घर को ख़रीद लेता है, बाय कर लेता है। अब क्या होता है कि ए ने उस गवर्नमेंट ने जो ऑक्शन किया उस घर को बेचने के लिए, तो ए ने उस फ्लैट को या उस घर को ख़रीद लिया। अब एक बी पर्सन आता है, वो बी पर्सन क्या कहता है कि ये जो फ्लैट है या जो घर है वो मेरा है, मैं उसका ओनर हूँ, और बी ए के अगेंस्ट में सूट फाइल कर देता है। ओके, और ए के अगेंस्ट में सूट फाइल करके वो कोर्ट को क्या कहता है कि ये जो सेल यहाँ पर हुआ है, ऑक्शन सेल हुआ है, और ये जो ए ने ख़रीदा है घर, उसको सेट असाइड कर दो, यानी उसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये जो
फ्लैट है ना वो मेरा है, ऐसा बी कहता है। ओके, तो अब ए क्या करेगा रिटर्न में, ए को तो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन चाहिए क्योंकि ए ने उस प्रॉपर्टी के लिए पैसे दिए हैं, उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन से ख़रीदा है, तो उस प्रॉपर्टी का उसको पोजेशन चाहिए होगा। तो जब ए उस प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए एप्लीकेशन करेगा तो उसके एप्लीकेशन पे भी तो लिमिटेशन का टाइम पीरियड होगा ना कुछ। तो उसके लिमिटेशन में से जितना टाइम बी सेट असाइड करने के लिए, इस सेल को सेट असाइड करने के लिए टाइम लगाता है, वो सारा टाइम उसके इस एप्लीकेशन को करने में जो लिमिटेशन पीरियड है उसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। फॉर एग्जाम्पल के एक कोर्ट ने डिक्री पास की, इसमें जो पार्टीज टू द सूट थे वो ए और बी थे, ए के फेवर में हुई है और बी के अगेंस्ट में हुई है। ठीक है, अब ये डिक्री में क्या लिखा हुआ है कि ये जो बी पर्सन है इसके पास में एक घर है, ये घर बी का है और बी ने पहले ए से पैसे ले रखे थे। अब वो ए को पैसे नहीं दे सकता क्योंकि अब उसके पास सिर्फ घर बचा हुआ है, बाकी पैसे नहीं है। तो कोर्ट डिक्री में क्या कहती है कि इसका ये जो घर है उसको सेल कर दिया जाएगा और सेल करने के बाद जो पैसे आएंगे उसमें से जो ए के पैसे बाकी हैं बी के वो दे दिए जाएंगे। तो डिक्री के अकॉर्डिंग इस घर को सेल करना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या करती है, जब गवर्नमेंट किसी प्रॉपर्टी को सेल करती है तो उसका ऑक्शन होता है। अब ऑक्शन हुआ, इस घर का ऑक्शन होता है और उस ऑक्शन में एक सी पर्सन आता है और वो सी पर्सन उस घर को आके ख़रीद लेता है, उसके वो पैसे देता है और उस जो प्रॉपर्टी है उसको ख़रीद लेता है। अब इसका ये ओनर हो गया। बाद में बी आता है और बी क्या कहता है कि ये जो सी है वो इसका राइटफुल ओनर नहीं है और ये जो सेल यहाँ पर हुई है ऑक्शन सेल, इस सेल को सेट असाइड कर देना चाहिए, ऐसा बी क्लेम करता है यहाँ पर। ओके, अब सी क्या करेगा, सी ने देखा कि मैंने जो सेल के थ्रू जो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर ली है उसने तो वैलिडली ली है, गवर्नमेंट के ऑक्शन में से ली है। तो सी क्या करेगा, सी के पास क्या रेमेडी बची है, सी क्या करेगा, एप्लीकेशन करेगा कि उस प्रॉपर्टी का उसको पोजेशन चाहिए। सी एप्लीकेशन करेगा कि उस प्रॉपर्टी का उसको पोजेशन चाहिए। तो जब सी एप्लीकेशन करेगा उस प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए तो उसका जो एप्लीकेशन है उसमें भी तो कुछ लिमिटेशन का जो टाइम पीरियड है वो लगेगा, यानी वो एप्लीकेशन भी कुछ टाइम पीरियड तक ही कर सकता है। यही हमें लिमिटेशन एक्ट बताता है ना कि कोई भी आप प्रोसीडिंग करोगे उसके लिए आपके पास में लिमिटेशन का टाइम पीरियड है, उतने टाइम तक ही आप एक्शन ले सकते हो। तो फॉर एग्जांपल कि सी के पास जो एप्लीकेशन है उसको करने के लिए 2 इयर्स का टाइम पीरियड है। बी ने जो भी टाइम लगाया इस सेल को सेट असाइड करने की प्रोसीडिंग में, वो टाइम पीरियड सी के एप्लीकेशन फॉर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी में से एक्सक्लूड हो जाएगा। जब लिमिटेशन का टाइम पीरियड आप कैलकुलेट करोगे उस टाइम में से एक्सक्लूड हो जाएगा। यही बात हमें सबसेक्शन 4 बता रहे हैं। प्रोविज़न पढ़ते हैं यहाँ पर। प्रोविज़न क्या कहता है, लिमिटेशन फॉर अ सूट फॉर पोजेशन बाय अ परचेजर एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। जो हमारा सी पर्सन था उसने परचेज किया था और सी ने क्या किया है, एप्लीकेशन किया है फॉर पोजेशन। सी कौन है, परचेजर। एट अ सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के प्रोसेस में सेल हुआ था। तो द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग टू सेट असाइड द सेल हैज़ बिन प्रोसिक्यूटेड, जिस टाइम तक वो सेल को सेट असाइड करने के लिए प्रोसीडिंग चली थी वो टाइम उसके इस एप्लीकेशन में से एक्सक्लूड हो जाएगा। यही हमें सबसेक्शन 4 बता रहा है। अब पढ़ते हैं सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 क्या कहता है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट द टाइम ड्यूरिंग विच द डिफेंडेंट हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया। जितने टाइम तक एक ए है, ए को बी के अगेंस्ट में सूट फाइल करना है, बी जो है वो फॉर एग्जांपल ए को 1 जनवरी 2020 को बी के अगेंस्ट में सूट फाइल करना है, लेकिन बी जो है वो इंडिया के बाहर है या फ्रॉम द टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो इंडिया से बाहर है या फिर ऐसी टेरिटरी में जहाँ पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है, मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में है। तो जितने टाइम तक के लिए वो फॉरेन कंट्री में रहता है उतना टाइम इसके सूट के टाइम पीरियड में से एक्सक्लूड हो जाएगा। तो 1 जनवरी
2020 को इसको सूट फाइल करना था बी के अगेंस्ट में, और बी जो है वो 1 जनवरी 2024 को इंडिया में आता है, तो ए का जो सूट है उसका लिमिटेशन पीरियड कब से चालू होगा? 2024 के बाद से चालू होगा। तो आई होप अब सेक्शन जो हमारा 15 है वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये, बट फिर भी कोई डाउट है अगर आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। मैं जो है सारे जितने भी आपके कमेंट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, उनका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। और अगर अब ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगते हैं, अगर यहाँ तक आप आए हैं मतलब आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं, तो वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैंने लिमिटेशन एक्ट अभी स्टार्ट किया है, स्पेसिफिक रिलीफ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, रेंट कंट्रोल हमने कर लिया है, साथ ही साथ हम जो लिटिगेशन में जो प्रोसीडिंग्स होती है हमारी, उसके रिलेटेड भी यहाँ पर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।